हेलो एवरीवन, वेलकम। आज की क्लास में हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा इन्वेस्टमेंट, जिसको इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग, जिसे हमने दो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया था, एक्स एंटे सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, और सेकेंड हमने देखा एक्स पोस्ट सेविंग और इन्वेस्टमेंट से हम क्या समझते हैं। और उसके बाद अब हम लोग जो है वो कंप्लीट डिस्कशन करने के लिए डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, क्योंकि हमें पता लग चुका है इनकम के बारे में, कंजम्पशन के पैटर्न के बारे में, उसमें होने वाले चेंजेस के बारे में, सेविंग्स को हमने डिफाइन कर लिया है और इन्वेस्टमेंट को हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये सारी बातें डिस्कस कर लेने के बाद अब हम बहुत ही आसानी से डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और उसके बाद मैं आप लोगों को डिटर्मिनेशन समझा देती हूँ, ताकि उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी छोटे छोटे टर्म्स हमारे रहेंगे वो हम देखेंगे। तो ये जो डिटर्मिनेशन हम देखेंगे इनकम और एम्प्लॉयमेंट का, ये बेसिकली केन्जियन थ्योरी है। केन्स ने ये थ्योरी दी है और उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि किस तरह से इनकम एंड आउटपुट का डिटर्मिनेशन इकोनॉमी में किया जाता है। तो ये जो डिटर्मिनेशन होने वाला है, इसमें हम मेनली दो तरीकों से इनकम आउटपुट का डिटर्मिनेशन देखेंगे। क्यों हम दो तरीका डिस्कस करने वाले हैं? सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि दो मेथड है। एक है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, और दूसरा है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो दो मेथड हैं, और ये दो मेथड इसीलिए हैं क्योंकि हम लोगों ने बहुत स्टार्ट में, इनफैक्ट इस यूनिट के स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही देखा था कि जो केन्जियन थ्योरी है, जो केन्स के द्वारा थ्योरी दी गई है, तो केन्जियन थ्योरी जो है एम्प्लॉयमेंट आउटपुट के डिटर्मिनेशन की, वो थ्योरी इफेक्टिव डिमांड, या फिर कहो कि वो थ्योरी इस बात पे बेस्ड है कि इकोनॉमी का जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाता है, इकोनॉमी वहीं पर इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाती है। तो क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए एग्रीगेट डिमांड का एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होना जरूरी है। सो अकॉर्डिंगली जब हम AD बराबर AS करते हैं तो देखिए क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड को अगर हम देखें तो टू सेक्टर मॉडल में हमने क्या देखा, एग्रीगेट डिमांड बराबर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक, इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई बराबर हमने क्या देखा, तो एग्रीगेट सप्लाई बराबर हमको पता है कंजम्पशन और सेविंग्स, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को जब हम इक्विवेलेट करते हैं, एक दूसरे से इक्वेट करते हैं, तो हमारा निकल के आता है इन्वेस्टमेंट बराबर सेविंग्स। तो सेविंग हमेशा इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड को जब एग्रीगेट सप्लाई के बराबर करते हैं तो कुछ इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। तो इसी की वजह से अकॉर्डिंग टू केन्स दो तरीके हैं इनकम आउटपुट को डिटरमिन करने के, एक एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, और दूसरा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। क्लियर है? अब देखो क्या है, तो चूंकि दो तरीके हैं तो दोनों को वन बाय वन करके हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से इक्विलिब्रियम जो है वो डिटरमाइन किया जाता है। इससे पहले कि हम लोग इक्विलिब्रियम देखना शुरू कर दें, मैं आपको क्या क्या हम लोगों को जानना होता है। तो सबसे पहले तो हम मीनिंग जान लेंगे दोनों अप्रोचेस के, जो भी मतलब है, जो भी कंडीशन है वो। फिर हम लोग बात करेंगे
कि दोनों अप्रोचेस में एजम्पशंस क्या क्या हैं, क्योंकि कुछ बातें जो है वो बेस्ड की जाती है, तो कुछ एजम्पशंस होते हैं और फिर उन एजम्पशंस के बेसिस पे हम देखते हैं कि किस तरह से इक्विलिब्रियम जो है वो निकाला जाता है। तो एजम्पशंस, और उसके बाद हम करेंगे एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन करने के लिए हम दो चीजों का इस्तेमाल करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, शेड्यूल बनाएंगे, और दूसरा हम ग्राफ बनाएंगे। तो टेबल और ग्राफ बना करके हम ये दोनों मेथड्स को डिस्कस कर लेंगे और देख लेंगे कि डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए जरूरी की शर्तें क्या है, कहाँ पूरी होती है, और किस तरह से इकोनॉमी में इनकम एंड आउटपुट का डिटर्मिनेशन होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मीनिंग से भी पहले कि जो दोनों मेथड्स हैं, दोनों अप्रोचेस है ना, इन दोनों के कॉमन एजम्पशंस है, क्योंकि दोनों मेथड लगभग सिमिलर ही तो है, AD बराबर AS इसलिए I बराबर S। तो दोनों मेथड के जो एजम्पशंस होने वाले हैं वो कॉमन एजम्पशंस होंगे, लाइक दोनों में चल जाएंगे। तो मैं एक साथ तुमको एजम्पशंस यहाँ पे बता देती हूँ। सबसे पहला एजम्पशन है कि ये दोनों के दोनों अप्रोचेस जो हैं वो इस बात पे बेस्ड हैं कि इकोनॉमी जो है वो 2 सेक्टर मॉडल है, मतलब इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर हैं जहां से हम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट डिस्कस करेंगे। सिर्फ 2 सेक्टर्स को अज्यूम किया गया है कि इकोनॉमी में 2 सेक्टर में कौन कौन है। तो मान लिया गया है कि हाउस होल्ड सेक्टर है पहला, और दूसरा फर्म्स है। सिर्फ इन्हीं दोनों को अज्यूम करते हुए ये मॉडल दिया गया है, ये अप्रोच दिया गया है। यहीं पे गवर्नमेंट सेक्टर जो है और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, इन दोनों को कांस्टेंट मान लिया गया है कि ये जो दोनों के दोनों हैं सेक्टर, ये कांस्टेंट है, ये इकोनॉमी में एग्जिस्ट नहीं करते, ऐसा मान लिया गया है। फिर नेक्स्ट एजम्पशन माना गया है कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट इस तरह के मॉडल में या इन अप्रोचेस में यूज करेंगे वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट जो इनकम से, लेवल ऑफ इनकम से इंडिपेंडेंट होता है, ऐसा मान लिया गया है कि इन्वेस्टमेंट जो भी किया जा रहा है वो ऑटोनॉमस है, इनकम इंडिपेंडेंट है, इनकम इनइलास्टिक है ना, हमने याद पढ़ा हुआ है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, आप याद करोगे। एक और एजम्पशंस है कि इस इकोनॉमी में जो प्राइस लेवल है वो कांस्टेंट है, कीमत स्तर को कांस्टेंट माना गया है, क्योंकि ऐसा मान लिया गया है कि अगर प्राइस लेवल वैरी करेगा तो फिर डिटर्मिनेशन हम ठीक तरह से नहीं देख पाएंगे, इसलिए अज्यूम कर लिया गया है कि कीमत स्तर जो है वो स्थिर है। एंड द नेक्स्ट एजम्पशन इज कि केन्स ने जो भी मॉडल दिया है वो शॉर्ट रन से रिलेटेड है, लॉन्ग रन से रिलेटेड मॉडल या अप्रोचेस उन्होंने एक्सप्लेन नहीं करे हैं। मतलब यहाँ पे हम जो भी डिटर्मिनेशन डिस्कस कर रहे होंगे इनकम का, इनकम और एम्प्लॉयमेंट का, वो शॉर्ट रन बेस्ड डिटर्मिनेशन होने वाले हैं। तो ये 4 एजम्पशंस आपको याद रखने हैं और ये दोनों अप्रोच में आपको काम आने वाला है। तो इसी के साथ ये एजम्पशंस हो गए और अब हम लोग हमारे पहले अप्रोच को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या शर्तें हैं ADS अप्रोच के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम के लिए, और वो शर्त पूरी कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है। तो एजम्पशंस देख चुके हैं, मीनिंग मैं आपको बतला देती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, सो ADAS अप्रोच के अकॉर्डिंग द ओनली कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की इकोनॉमी इक्विलिब्रियम लेवल पे वहां होगी जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगा। ठीक है, according to this approach, according to Keynesian theory, the determination of equilibrium level of income
in an economy is determined when aggregate demand is equals to aggregate supply. और क्योंकि यहाँ पे उन्होंने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई लिया है तो उन्होंने एग्रीगेट डिमांड को फंक्शन माना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का, साथ ही साथ उन्होंने एग्रीगेट सप्लाई को फंक्शन माना कंजम्पशन और सेविंग्स का। और इस तरह से ये दो टर्म्स शर्तें जो है उन्होंने इंक्लूड करी और कहा कि जहां पे कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट बराबर होगा ओवरऑल इकोनॉमी के कंजम्पशन प्लस सेविंग से, वहीं पे इकोनॉमी अपने इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगी। अब ये तो हो गई भाई शर्त की बात। द ओनली कंडीशन इज कि AD इज मस्ट बी इक्वल टू AS। अब इसको अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो एक्सप्लेन करने के लिए हम सबसे पहले एक शेड्यूल बनाएंगे जहां पे हम एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच को डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम ले लेंगे एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, फिर ले लेंगे एक तरफ हम इनकम, उसके बाद कंजम्पशन, देन इन्वेस्टमेंट, फिर सेविंग्स और उसके बाद हम इसमें ले लेंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। थोड़ा इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं। शर्त तो वो पता लगी चुकी है, याद रखेंगे AD जहां पे AS के बराबर होगा। तो इधर साइड में मैं लिख के बताती हूँ, अब ये उधर होगा बट कोई दिक्कत नहीं है। AD बराबर हम ले लेते हैं C+I और एग्रीगेट सप्लाई बराबर ले लेते हैं C+S, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा इनकम कंजम्पशन सेविंग वगैरह हम लेने वाले हैं, तो हम कुछ अपने पुराने वैल्यूज के बेसिस पे ही काम करेंगे। देखो क्या होगा, मान लीजिए इनिशियली इनकम जो है वो 0 है और इधर एक और मैं बना देती हूँ दैट इज रीमार्क्स, ताकि हम बता सकें कि क्या कंडीशंस है, इक्विलिब्रियम कहाँ पे है। एम्प्लॉयमेंट का लेवल 0 है, ओके, इनकम भी 0 है, ठीक है। कंजम्पशन जो है वो 0 लेवल इनकम पे होता है, सपोज करेंगे 40 है। यहाँ पे इनकम को Y से डिनोट कर रहे हैं, कंजम्पशन को C से, इन्वेस्टमेंट को I से, सेविंग को S से। एम्प्लॉयमेंट सपोज लाख में है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट हमने अज्यूम किया हुआ है, स्टार्टिंग में ये अजम्पशंस है कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है तो 40 होगा, और सेविंग जो है वो -40 होगा बिकॉज कंजम्पशन पॉजिटिव है एट 0 लेवल ऑफ इनकम। पहले हम ये इधर का काम कर लेते हैं, फिर AD और AS के बारे में हम इधर वैल्यूज लिखेंगे। फिर मान लीजिए कि एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ता है, बढ़ के हो गया 100, इनकम का लेवल भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ के हो जाता है 100, कंजम्पशन जो है वो भी बढ़ेगा और सपोज बढ़ के हो गया 120, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है तो वो कांस्टेंट होगा, और सेविंग यहाँ पे होगा -20 क्योंकि इनकम से ज्यादा है कंजम्पशन। फिर एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ेगा 100 से 200, इनकम भी बढ़ेगा 100 से 200, कंजम्पशन भी बढ़ेगा 120 से 200, इन्वेस्टमेंट होगा हमारा 40 और सेविंग्स हो जाएगा 0। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम भी बढ़ेगा, कंजम्पशन जो है वो भी बढ़ करके हो जाएगा 280, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ के 40 और सेविंग्स बढ़ करके यहाँ पे होगा 20। ठीक इसी तरह से आप देखो कि इनकम एम्प्लॉयमेंट और बढ़ा, हमने इनकम भी बढ़ाया, इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन भी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट पे असर नहीं होगा एंड सेविंग जो है वो बढ़ करके हो जाएगा 40। फिर एम्प्लॉयमेंट और बढ़ाते हैं, इनकम और बढ़ता है, कंजम्पशन भी और बढ़ेगा,
इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट होगा और सेविंग जो है वो भी बढ़ जाएगा। एक बार और हम एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ा ही देते हैं तो हम देख रहे हैं इनकम भी बढ़ गया, इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन भी बढ़ गया, सेविंग्स पर इन्वेस्टमेंट पर असर नहीं हुआ लेकिन सेविंग्स जो है वो बढ़ गए। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि जो ओवरऑल इकोनॉमी में इनकम एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो किस तरह से धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और अकॉर्डिंग टू दैट आप देखोगे कि कैसे कैसे सेविंग और इन्वेस्टमेंट में आपको सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन में उनके बिहेवियर देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ हम क्या करेंगे अब कि एग्रीगेट डिमांड जो है, अभी अभी हमने देखा था कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो सम है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का। तो हम क्या करेंगे कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को ऐड करके एग्रीगेट डिमांड निकाल लेंगे, यानी कि C प्लस I, इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे इनिशियली 80, फिर 120 प्लस 40 तो कितना हो गया 160, फिर 200 प्लस 40 तो हो जाएगा 240, फिर 280 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 320। उसके बाद 360 प्लस 40 हो जाएगा 400, देन 440 प्लस 40 होगा 480 और 520 प्लस 40 हो जाएगा 560। ठीक उसी तरह से जब एग्रीगेट सप्लाई निकालेंगे तो वो हम कैसे निकालेंगे, कंजम्पशन प्लस सेविंग करके। तो कंजम्पशन और सेविंग तो 40 प्लस माइनस 40 तो 0, फिर इसी तरह से इनकम, कंजम्पशन और सेविंग को जोड़ते जाओगे तो एग्रीगेट सप्लाई निकलता जाएगा। कुछ इस तरह से जोड़ोगे तो आपको आ जाएगा। अब रिमार्क में हम क्या करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे इक्विलिब्रियम की शर्त क्या थी। तो इक्विलिब्रियम की शर्त थी कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि कहाँ पे हमारा ADAS के बराबर है। अगर हम देखें तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है किस लेवल ऑफ इनकम पर और एम्प्लॉयमेंट पर। तो 400 लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है जहाँ पे इनकम भी 400 है, और यहीं पे हम देख रहे हैं कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। तो AD बराबर AS है यहाँ पे। दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन जो पूरा हो रहा है हमारे कहाँ पे, तो 400 लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर। अगर हम बात करें कि इससे पहले की क्या स्थिति है, इससे पहले क्या हो रहा है, तो इससे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से अधिक है, 0 पर 80, यहाँ पे AD इज ग्रेटर देन AS है, 100 है AS और 160 है AD, यानी AD यहाँ पे बड़ा है AS से। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट में भी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ग्रेटर देन ही है, और यहाँ तक एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से बड़ा है। उसके बाद इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम के बाद हम क्या देख रहे हैं कि AD जो है वो AS से छोटा है। तो अब की बार एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से क्या होता जा रहा है, तो घटता जा रहा है। तो इस तरह से इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम कंडीशन चूंकि वहां होता है जहां पे AD AS के बराबर होता है, और इसी लेवल पे इकोनॉमी को इफेक्टिव डिमांड का सिचुएशन मिलता है, यहीं पे इफेक्टिव डिमांड मिलता है क्योंकि यहाँ पे ही डिमांड बराबर सप्लाई है। तो इसीलिए इकोनॉमी जो है वो क्या करती है कि उस लेवल पर अपने इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट और इनकम को चुनती है जहां पे AD AS के बराबर हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से बड़ा होता है, अधिक होता है, तो उस केस में क्या होता है
कि जो भी इकोनॉमी का लेवल ऑफ प्रोडक्शन है वो गिरता है, घटता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में जो प्राइस लेवल है वो बढ़ जाता है, क्योंकि डिमांड इकोनॉमी में ज्यादा है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी प्रेशर अराइज होता है, जो कि एक समस्या वाली स्थिति है। तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर आपको तब देखने को मिलता है जब इकोनॉमी का एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से अधिक होता है। ठीक उसी तरह से जब एडीएएस से कम होता है तब क्या होता है, तब इकोनॉमी का डिमांड गिर जाता है, जिसकी वजह से प्राइसेस जो होते हैं वो घटते हैं, और प्राइसेस के बहुत घटने से इकोनॉमी में डिफ्लेशनरी प्रेशर अराइज होता है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। सो ये दोनों ही सिचुएशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। सो द ओनली कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम कि जहां पे एडीएस के बराबर वहीं पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है, और वहीं पे इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम चुना जाता है। तो इस टेबल से तो हमने प्रूफ कर लिया कि एडीएस के बराबर है और कहाँ पे है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन से भी इन्हीं रिलेशनशिप को देख लेंगे और देखेंगे कि ग्राफिकली हम इक्विलिब्रियम को किस तरह से शो करते हैं। ग्राफ बनाने के लिए क्या ही करेंगे, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पर हम ले लेंगे इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, और वाई एक्सिस पर हम ले लेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अब यहाँ पे मैं रैंडमली जो कर्व्स है वो बना रही हूँ, मतलब कहने का है कि डॉट्स वगैरह दे करके प्रॉपर स्केलिंग नहीं कर रही। एग्रीगेट सप्लाई के कर्व को आप याद करोगे तो वो ओरिजिन से स्टार्ट होकर अपवर्ड राइजिंग जाता है और ओरिजिन के साथ 45 डिग्रीज का एंगल बनाता है। दिस इज द एग्रीगेट सप्लाई कर्व व्हिच इज इक्वल्स टू इनकम लाइन। एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व है वो भी अपवर्ड राइजिंग जाता है और वाई एक्सिस से शुरू होता है। कारण ये है वाई एक्सिस से शुरू होने का कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का सम होता है, और कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होता, तो इसकी वजह से यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड का कर्व वाई एक्सिस से शुरू होगा, बिकॉज जीरो लेवल ऑफ इनकम पे ये प्रेजेंट होता है। जितना भी एग्रीगेट डिमांड प्रेजेंट होता है उसमें कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों आते हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है एंड ऑटोनोमस कंजम्पशन भी है। एक पॉइंट दे देते हैं इसको नाम ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे एडीएएस के बराबर है, ये सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। पॉइंट ई पे क्या हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, और इसी पॉइंट को जब हम नीचे एक्स एक्सिस पे मिलाएंगे तो हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट मिल जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट तीनों का मतलब सिमिलर है, इसलिए हम एक साथ तीनों को ले रहे हैं। उसके अलावा अगर आप बोलोगे कि ये गैप क्या को दिखा रहा है, तो इस गैप में आप ध्यान दोगे कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो ग्रेटर देन है एग्रीगेट सप्लाई से, ठीक है। वहीं पे इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद का जो गैप है, अगर हम उसके बारे में जानना चाहें तो इस गैप में हम देख पा रहे हैं कि एग्रीगेट सप्लाई का कर्व एग्रीगेट डिमांड कर्व के ऊपर है, व्हिच मींस कि एएस इज ग्रेटर देन एडी। तो कुछ इस तरह से जहां पे दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसी को हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम डिटरमाइन करेंगे।
और इसलिए क्योंकि इसी पॉइंट पर क्या हो रहा है, इकोनॉमी में इफेक्टिव डिमांड देखने को मिल रहा है। इफेक्टिव डिमांड मिलने का पर्पस यही है, इफेक्टिव डिमांड मिलने का कारण यही है कि एडी जहां पे एएस के बराबर हो जाते हैं, अर्थव्यवस्था वहीं पे संतुलन में पहुंचती है। और इस तरह से एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच की मदद से इक्विलिब्रियम कैसे निकाला जाता है हम लोगों ने आज देख लिया, टेबल बनाना सीख लिया, एक्सप्लेन किया हम लोगों ने, इसके मीनिंग को देखा, एजम्पशंस आपने याद रखने हैं, टेबल एंड देन डायग्राम। और जितनी बातें मैं आपको बोल रही हूँ ये सारी बातें बहुत सिंपल पॉइंट्स में क्लैरिटी के साथ आप लिख सकते हैं। इसी के साथ पहला मेथड, पहला अप्रोच हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।